नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। श्रीनगर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद स्कूल में घुसे आतंकी। सुरक्षा बलों ने की इमारत की घेराबंदी। मुठभेड़ जारी। अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आतंकवाद और आपसी सहयोग पर चर्चा। कल पुर्तगाल के साथ 11 करार। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। लखीमपुर, करीमगंज और सोनितपुर के 131 गांव में 1 लाख पीड़ित। 148 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह। महीने भर में ब्रिटेन में दूसरा साइबर हमला। राजनेताओं और कर्मचारियों के अकाउंट निशाने पर। जांच में जुटी एजेंसियां। और महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत की जीत से शुरुआत। मेजबान इंग्लैंड को दी 35 रन से शिकस्त। पुरुष क्रिकेट में भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकी पंथा चौक इलाके के दिल्ली पब्लिक स्कूल की इमारत में छुपे हुए हैं। ये मुठभेड़ सुबह 3:45 बजे के करीब शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने इमारत को चारों तरफ से घेरा हुआ है। दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इमारत में छुपे आतंकी वो ही हैं जिन्होंने कल शाम सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। शनिवार शाम को सुरक्षा बलों का काफिला जैसे ही पंथा चौक पहुंचा, आतंकियों ने जवानों के वाहन पर अंधाधुंध गोलीबारी की और फरार हो गए। इस हमले में सीआरपीएफ का एक अधिकारी शहीद हो गया, वहीं ड्राइवर समेत कई जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 12 आरोपियों की पहचान हुई है। अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने उत्तरी श्रीनगर के पुलिस अधीक्षक सजाद खालिक भट्ट का तबादला किया है। सजाद खालिक भट्ट की जगह सजाद अहमद शाह को कार्यभार सौंपा गया है। बता दें कि शुक्रवार को श्रीनगर के नौहट्टा में भीड़ ने मस्जिद के बाहर ड्यूटी कर रहे डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की पीट कर हत्या की थी। और 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां पे वो कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आतंकवाद, आपसी सहयोग समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस मुलाकात को लेकर दोनों देशों के नेता काफी उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से भारत और अमेरिका के रिश्तों में और मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। वो 26 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिकी यात्रा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि उनकी अमेरिका की यात्रा का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाना है। भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का फायदा दुनिया को भी मिलेगा। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को बेहद अहम बताया है। A wide variety of subjects. We cover defense and security. We cover counterterrorism. We cover the broader political relationship between the 2 largest democracies of the world. We cover trade and investment issues. We have very important people-to-people links. प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात की। भारत अमेरिका संबंध द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। A roundtable discussion with 20 odd top CEOs from American industry covering different areas. I think this will provide an opportunity for them to tell us what their plans are, how they're looking at India as a market, India as a destination. व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच H-1B वीजा मुद्दे पर बातचीत की कोई योजना नहीं है, क्योंकि मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर भारत ये मुद्दा उठाता है तो अमेरिका इसके लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन,
H-1B वीजा और निवेश समेत कई मुद्दों पर अलग रुख दिखाया है। इसके बावजूद आतंकवाद से लड़ाई, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर भारत और अमेरिका में नजदीकियां बढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुर्तगाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर भी जोर दिया। भारत और पुर्तगाल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा देने के लिए 40 लाख यूरो का संयुक्त कोष बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के बीच आतंकवाद, अंतरिक्ष और जलवायु अध्ययन जैसे क्षेत्रों में सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें बाहरी अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव, नैनो प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक संबंधों में सुधार, युवा और खेल, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान, पुर्तगाल भारत व्यापार केंद्र और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सहयोग शामिल है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। The new agreements in the fields of taxation, administrative reforms, science, space, affairs and sports outline the expanding scope of our partnership. Our cooperation in science and technology is also gaining momentum. To support our collaboration in cutting-edge technology, já houve a concretização de importante investimento de uma empresa indiana, Saatchi, na fabricação de componentes automóveis em Águeda. Já estão em Portugal os primeiros alunos na escola de turismo provenientes da Índia. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत पुर्तगाल इंटरनेशनल स्टार्टअप हब की शुरुआत की। हाल के दिनों में उठाए गए साझा कदमों और फैसलों की समीक्षा भी की गई। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा इस साल जनवरी में भारत आए थे। उस वक्त भारत और पुर्तगाल के बीच रक्षा सहयोग समेत 6 करार हुए थे। पुर्तगाल भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। पीटीआई के मुताबिक सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने ये सिफारिश की है। ये बैठक शुक्रवार शाम हुई थी। 17 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज की माफी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों किसानों का फायदा होगा। कर्ज माफी के लिए किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश में किसानों के 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। आणि 1.5 लाखापर्यंतचं कर्ज सरसकट माफ केल्यामुळे जे थकीत शेतकरी आहेत त्यातले 90% शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्ण कोरा होणार आहे। 90%। सरकार का दावा है कि इससे 89 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और 40 लाख किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ हो जाएगा। जिन किसानों ने जून 2016 तक कर्ज लिया है वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 34,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नियमित रूप से कर्ज भरने वाले किसानों को 25% रिटर्न दिया जाएगा। आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25% पण 25,000 कमाल मर्यादा इतकं आम्ही प्रोत्साहनपर अनुदान हे जमा करणार आहोत। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कर्ज माफी को किसानों की जीत करार दिया है। I think this is the victory of the combined opposition's effort to give relief to the farmers. You may recollect that we have been seeing that there are the highest number of farmer suicide in Maharashtra. Last 4 years we have seen unprecedented scarcity drought situation in a state like Maharashtra. So we have been constantly telling the state government that you please write off the loans of the farmers. Without doing that, there won't be significant relief to the farmers. राज्य सरकार ने इस योजना को छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान नाम दिया है।
इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और आयकर भरने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के बाद एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जिसने सभी राजनीतिक पार्टियों से मशविरे के बाद कर्ज माफी का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के आरोप में उन पर यह कार्रवाई हुई। आयोग ने उनके खिलाफ पेड न्यूज के आरोपों को सही पाया। आयोग ने कहा कि पेड न्यूज कैंसर की तरह गंभीर रूप ले चुका है। कांग्रेस ने जहां नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा, तो वहीं बीजेपी ने उनका बचाव किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आयोग ने उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर साल 2008 में विधानसभा चुनाव के खर्च की गलत जानकारी देने का आरोप है। तब वो दतिया विधानसभा सीट से जीते थे। मैं उसको लेके हाई कोर्ट जाऊंगा। चुनाव आयोग ने वर्तमान में सदस्य रहूंगा कि नहीं, इसका स्पष्ट शायद उल्लेख नहीं है, जैसा मुझे बताते हैं। अभी मुझे वो निर्णय मिला नहीं है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। नैतिकता का तकाजा बहुत साफ है कि नरोत्तम मिश्रा जी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि नरोत्तम जी इस्तीफा नहीं देते तो फिर मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का बचाव किया है। पूरी पार्टी नरोत्तम मिश्रा के साथ खड़ी है। जिस भी रास्ते से हम उनको न्याय दिलाने जा सकते हैं, वो रास्ते हम ढूंढेंगे। ये मामला साल 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने यह आरोप लगाया था कि मिश्रा ने चुनाव खर्च से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां नहीं दी। आयोग ने 15 जनवरी 2013 को मिश्रा को नोटिस जारी किया था। नरोत्तम मिश्रा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी सरकार के संसदीय सचिवों से जुड़े मामले को खत्म करने की याचिका रद्द कर दी है। इसे आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 20 संसदीय सचिवों से जुड़े मामले में चुनाव आयोग सुनवाई जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2016 के फैसले में संसदीय सचिव का पद रद्द कर दिया है, इसलिए सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन है ये, और मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, ये भी सभी तरीके की रेमेडीज के लिए ओपन है। इसके अंदर कई तरीके से इसके लिए भी कई द्वार खुलते हैं। जी। चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक संसदीय सचिव के पद पर 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 तक थे, लिहाजा उनकी दलील कानूनी रूप से मान्य नहीं है। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाने वाले प्रशांत पटेल इसे जीत की तरह देख रहे हैं। उनकी दलील को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने लगभग 16 महीने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट जो है हेल्ड की है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो केस कंटिन्यू रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। केजरीवाल सरकार ने पिछली तारीख से कानून बनाकर बिल पास कर राष्ट्रपति को भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे लौटा दिया था। संसदीय सचिव के पद को लेकर केजरीवाल शुरू से फंसते नजर आ रहे हैं। अब आयोग ने उनकी याचिका को खारिज कर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब अगर आयोग उनके विधायकों को दोषी मानता है तो उनकी विधायकी जा सकती है, जो केजरीवाल के लिए एक झटके से कम नहीं होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ पीडब्ल्यूडी में हुए करोड़ों के घोटाले की शिकायत दिल्ली से सतर्कता विभाग को भेज दी है। ये मामला केजरीवाल के रिश्तेदार बंसल परिवार से जुड़ा है। उनके रिश्तेदार सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुका है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी ने सड़क और सीवर के लिए निकाले जाने वाले टेंडर में अनियमितताएं की हैं। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
आज सरोकार में बात करेंगे उस योजना की जिस पर कुछ हद तक भारत के भविष्य निर्माण का दारोमदार है। हम बात करने जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया। जो स्किल डेवलपमेंट में हमने प्रयास किए, वो प्रयास ज़्यादातर इंक्रीमेंटल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं रहे। अगर स्किल स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो एजुकेशन स्ट्रक्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। स्किल इंडिया सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये सबका कार्यक्रम है। सरकार का है, कॉर्पोरेट सेक्टर का है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है। हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसा हुनर है जिससे हमें नौकरी मिलेगी, जिससे हमें काम मिलेगा। हाउ टू गेट टू द पीपल इज द मेन थिंग। हाउ इज द गवर्नमेंट गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड टू द पीपल, ताकि उनको मालूम रहे कि इतना यहाँ पे गैप है। एक डेटाबेस जनरेट कर रहे हैं, एक डिस्कशन और इंटीमेसी विद द इंडस्ट्री शुरू कीजिए, और वो जो है इंडिया इज द IT कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या 3 हो गई है। शनिवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 घायल हुए थे। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल जवान ने आज दम तोड़ दिया। कल STF के जवान गश्त पर निकले थे, तभी दोनों के बीच चिंता गुफा इलाके में मुठभेड़ हो गई। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल DG DM अवस्थी के मुताबिक नक्सलियों के सुरक्षित इलाके टोंडा मार्का में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा और पहला अभियान है। इसमें नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है। उधर दंतेवाड़ा में पुलिस ने 8 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। इससे पहले अप्रैल में बुरकापाल इलाके में नक्सलियों के हमले में 25 CRPF जवान शहीद हो गए। और श्रीलंका की नौसेना ने कल तमिलनाडु के 25 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग परुथीथुरई के निकट मछली पकड़ रहे थे। ये मछुआरे नागापट्टिनम और रामेश्वर के हैं। इन मछुआरों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी नौकाएं भी जब्त कर ली गई हैं। 2 दिन पहले भी पुडुकोट्टई जिले के 4 मछुआरों और पुडुचेरी के करेकाल क्षेत्र के 17 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने 22 जून को राज्य के 20 मछुआरों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की थी। और पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के लखीमपुर, करीमगंज और सोनितपुर जिलों के करीब 87,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 131 गांव पानी में डूब चुके हैं। वहीं 148 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जगह जगह राहत शिविर बनाए हैं। करीब 500 लोग करीमगंज जिले के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहीं बात करें देश के बाकी हिस्सों की, तो दक्षिण और मध्य गुजरात में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण गुजरात, दमन, दादर और नागर हवेली में अगले 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। और दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। बेमियादी बंद के 10वें दिन दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर जुलूस निकाले। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ये कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दार्जिलिंग में आंदोलन में अब राजनीतिक पार्टियों के अलावा आम लोग भी शरीक होने लगे हैं। बांग्ला भाषा को अनिवार्य किए जाने के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब एक ही मांग पर जा टिका है, और वो मांग है अलग गोरखालैंड। हामी हाम्रो जातिको हाम्रो गोर्खाल्यान्ड माग्दैछौँ। हामी जाति जाति आफ्नो आफ्नो वेशभूषामा निस्केर सबै नेपाली जाति एक भएर यति हो। हामी जति पनि नेपाली जाति छौँ, सब एक छौँ। गोर्खाली जाति एक छौँ। टेररिस्ट का गाँव नहीं है, टेररिस्ट को ढूंढना है बॉर्डर में जाओ, लेकिन यहाँ पर CRP रख के क्या हम लोग तो टेररिस्ट तो नहीं है ना। सबको अगर वो करना है तो उधर में जाना चाहिए। हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं अपना गोरखालैंड चाहिए, बस। जय गोरखा, जय गोरखालैंड। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन यानी GTA से इस्तीफा देने के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने आंदोलन और तेज करने का दावा किया है।
पिछले कई दिनों से भूमिगत रहने के बाद शुक्रवार को पहली बार बिमल गुरुंग मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने 17 जून को कथित गोलीबारी की सीबीआई जांच करने की मांग की। जीजेएम अब 2011 में त्रिपक्षीय समझौते के तहत बनी जीटीए को रद्द करने की मांग कर रहा है। जीटीए को खारिज कर रहा हूं और चाहता हूं कि अभी ये जीटीए का एक्ट और एग्रीमेंट जो भी है वो 27 तारीख को हम लोग इसको जलाएंगे। दार्जिलिंग में प्रदर्शन के बीच सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार 7वें दिन इंटरनेट सेवा ठप रही, जबकि कई इलाकों में केबल टीवी पर भी पाबंदी जारी है। विपक्षी बीजेपी ने राज्य सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों दार्जिलिंग में शांति बहाली नहीं चाहते। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के प्रति नाराजगी जताई है। कुछ दिन पहले चामलिंग ने अलग गोरखालैंड की मांग को समर्थन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अलग गोरखालैंड की मांग के समर्थन में दिल्ली में भी आवाज उठी। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मांग को समर्थन दिया। विदर्भ, बुंदेलखंड, बोडोलैंड समेत कई इलाकों के प्रतिनिधियों ने साझे बयान में अलग गोरखालैंड की मांग का समर्थन किया। यदि हमारे संविधान में राज बनने की क्रिया बतलाई गई है तो आप जनमत को देखते हुए तय करना पड़ेगा कि यहाँ में राज की क्रिया चालू होनी चाहिए कि नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपोज करेंगी ही। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर निकले 50 यात्रियों के जत्थे को चीन ने सीमा में घुसने की इजाजत नहीं दी। सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर ये यात्री चीन में मौजूद कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। चीन ने खराब सड़क और भूस्खलन को इसकी वजह बताया। इनमें से 47 तीर्थयात्री अपने अपने प्रदेश के लिए रवाना हो गए। 19 जून को ही इन यात्रियों को सीमा पार करना था, लेकिन खराब मौसम का हवाला दिए जाने के बाद यात्रियों ने फिर से शुक्रवार को कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो चीन के साथ आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे को उठाएगा। इस साल 350 यात्री ने यात्रा के लिए पंजीकरण किया है, जिन्हें 7 अलग अलग जत्थों में जाना था। चीन की तरफ से इजाजत नहीं मिलने के बाद यात्रा खटाई में पड़ती दिख रही है। चीन के दक्षिणी पश्चिमी सिचुआन प्रांत में हुए भूस्खलन में 15 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। हादसा पहाड़ खिसकने से हुआ, जिसमें माशिन काउंटी के शिनमो गांव के 46 घर भूस्खलन की चपेट में आ गए। सरकार ने राहत बचाव का काम तेज कर दिया है। अभियान में 300 से ज़्यादा राहत कर्मियों को लगाया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हर संभव कदम उठाने का आदेश जारी किया है। भूस्खलन की वजह से भारी बारिश को बताया गया है। साल 2008 में सिचुआन प्रांत में ही भूकंप के आने से 87,000 लोगों की मौत हो गई थी। और ब्रिटेन एक बार फिर से साइबर हमले का शिकार हुआ है। राजनेताओं और कर्मचारियों के अकाउंट इस बार निशाने पर हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक संसद के ईमेल अकाउंटों को हैक करने की बार बार कोशिश की गई। सुरक्षा के मद्देनजर सांसदों और सभी संसदीय कर्मचारियों के ईमेल के रिमोट एक्सेस को बंद किया गया है। पिछले महीने ही साइबर हमले की वजह से ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा था। Well, we know that there are regular attacks by hackers attempting to get passwords. We've seen reports in the last few days of even cabinet ministers' passwords being for sale online. We know that our public services are attacked, so it's not at all surprising. और अब खेल की खबर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला चीन के चेन लोंग से होगा। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी चीन के शी युकी को 37 मिनटों में 21-10, 21-14 से हराया। श्रीकांत इस जीत के साथ दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं जो लगातार किसी सुपर सीरीज का तीसरा फाइनल खेल रहा हो। ये कारनामा करने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 जून को श्रीकांत ने इंडोनेशिया सुपर सीरीज जीता था। इससे पहले वे अप्रैल में सिंगापुर फाइनल मैच खेल चुके हैं। श्रीकांत 2014 का चाइना ओपन और 2015 में इंडियन ओपन जीत चुके हैं। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। कल
पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 35 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी की। स्मृति मंधाना ने 72 गेंदों पर 90 रन बनाए। स्मृति और पूनम राउत ने 26.5 ओवरों में 144 रन जोड़े। कप्तान मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनी। भारत ने इंग्लैंड को 281 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम खास कमाल नहीं कर पाई और भारत ने आसान जीत दर्ज कर ली। बीते 5 सालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर यह पहली जीत है। और आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में सबकी नजरें युवराज सिंह की फॉर्म और मौसम पर टिकी रहेंगी। दोनों देशों के बीच होने वाला पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। पिछले मैच में भारत ने 39.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए थे। तभी बारिश ने खेल बिगाड़ दिया और इसके बाद से आगे का खेल नहीं हो पाया। पहले मैच में शिखर धवन ने 87 और वापसी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने 62 रन बनाए थे। युवराज सिंह की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 23, पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 22 और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 4 रन बनाए थे। और हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स में खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में दूसरी बार करारी मात दी। एक तरफा मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6-1 से करारी शिकस्त दी। पूरे मैच में भारत ने दबदबा बनाए रखा। ये मैच 5वें से 8वें स्थान के क्वालिफिकेशन के लिए था। भारतीय टीम अब 5वें और 6ठे स्थान के लिए कनाडा से भिड़ेगी। इससे पहले लंदन में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया था। और अब बात जगन्नाथ यात्रा की, जो कि आज से शुरू हो गई है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उड़ीसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती भी की है। तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। भव्य आयोजन होता है इसका और हर साल आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में श्रद्धालुगण वहां पे मौजूद हैं। जगन्नाथ यात्रा जो कि आज से शुरू हो गई है, भारी संख्या में वहां पे श्रद्धालुगण उपस्थित हैं जो कि यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा के मद्देनजर उड़ीसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती भी की है। इसके बाद यात्रा शुरू हुई है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीनगर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद स्कूल में घुसे आतंकी, सुरक्षा बलों ने की इमारत की घेराबंदी, मुठभेड़ जारी। अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आतंकवाद और आपसी सहयोग पर चर्चा कल। पुर्तगाल के साथ 11 करार। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, लखीमपुर, करीमगंज और सोनितपुर के 131 गांव में 1 लाख पीड़ित, 148 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह। महीने भर में ब्रिटेन में दूसरा साइबर हमला, राजनेताओं और कर्मचारियों के अकाउंट निशाने पर, जांच में जुटी एजेंसियां। और महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत की जीत से शुरुआत, मेजबान इंग्लैंड को दी 35 रन से शिकस्त। पुरुष क्रिकेट में भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।